हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेनेटिक्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम लोग ऑलरेडी जेनेटिक्स के जो दो चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्हीं दोनों चैप्टर्स के नीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हमने पिकअप किए हैं। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो नीट 2022 से 2025 के क्वेश्चन पेपर में से ही लिए गए हैं। So let's start today's session without wasting our time. Here is the first question, which is about the chromosome. So question is, which chromosome in the human genome has highest number of gene? तो भाई देखिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो ह्यूमन जीनोम है उसमें से किस क्रोमोसोम के पास बहुत ज्यादा जीन्स होते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। और ऑप्शंस हैं क्रोमोसोम एक्स, क्रोमोसोम वाई, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 10। तो आप लोगों ने अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो क्रोमोसोम 1 है उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन होते हैं, दैट इज 2968। और जो लोएस्ट होते हैं वो क्रोमोसोम वाई के पास होते हैं। तो बेटा क्रोमोसोम वाई तो होगा ही नहीं, क्रोमोसोम एक्स भी नहीं होगा, क्रोमोसोम 10 भी नहीं होगा। सो क्लियरली इट्स करेक्ट आंसर इज आंसर 3, दैट इज क्रोमोसोम 1। अगर किसी ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो बेटा आप जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे वीडियोस देखें, वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वेरी इजी and is directly from NCERT. So question is, which factor is important for termination of transcription? तो बेटा जो प्रोकैरियोट्स में आपने देखा होगा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए, मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस है, जब डीएनए एमआरएनए में अपने आप को डिकोड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो जब ट्रांसक्रिप्शन बेटा टर्मिनेट होता है, देखिए जब शुरू होता है तो आता है सिग्मा फैक्टर, और जब टर्मिनेट होता है तो क्या आता है, रो फैक्टर आता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज आंसर 3। अल्फा गामा सिग्मा तो होगा ही नहीं, सो क्लियरली इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आंसर 3। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अगेन वेरी इजी, बट कुछ लोग इसको थोड़ा सा मिस कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो पूछा है, ये पूछा है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। तो पॉलीजेनिक ट्रेट क्या होते हैं? देखिए मेंडल ने जो बताया था, मेंडल ने बोला था कि जो हर ट्रेट है उसके दो ऑल्टरनेट डिस्टिंक्ट फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि अगर फ्लावर कलर का एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया है तो फ्लावर कलर के बारे में मेंडेलियन ने बोला था कि जो पी प्लांट का जो फ्लावर कलर है वो होता है आइदर वायलेट और वाइट। ठीक है, यही तो बोला था उन्होंने। पर जो पॉलीजेनिक ट्रेट होते हैं बेटा, ये वो ट्रेट होते हैं जिनके पास मतलब बहुत ज्यादा ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है, अगर आप देखोगे आपकी क्लास में किसी एक बच्चे का कलर बहुत ज्यादा गोरा है, किसी का उससे थोड़ा कम गोरा है, और कुछ लोगों का काफी डस्की है, किसी का बहुत ज्यादा डस्की, किसी का हल्का डस्की है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन स्किन कलर होते हैं उसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं, राइट। तो अ, अगर आप लोग मेकअप फ्रीक हैं तो आपने उसमें भी देखा होगा जब फाउंडेशन वगैरह आता है तो उसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं। आपको आपके स्किन कलर के अकॉर्डिंग मेकअप सिलेक्ट करना होता है। तो पॉलीजेनिक ट्रेट बेटा उन्हीं ट्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन स्किन कलर होता है वो 3 से ज्यादा जीन्स इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ऐसे जो ट्रेट्स होते हैं उनको 3 और मोर जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न तो फॉलो कर ही नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये किस तरह का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है? इट इज नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में भी इसके बारे में दिया गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि डायरेक्टली आया था। Who proposed that genetic code for amino acid should be made up of 3 न्यूक्लियोटाइड? बेटा किसने बताया था कि जो जेनेटिक कोड्स हैं अमाइनो एसिड के लिए वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होने चाहिए? तो सभी को पता है कि 4 बेस पेयर होते हैं, 4⁻³ ये जो टर्म है ये बेटा जॉर्ज गैमो ने दिया था। उसके बाद हरगोबिंद खुराना आए थे, उन्होंने केमिकल मेथड दिया था। ठीक है, उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे। सो इट्स करेक्ट आंसर शुड बी जॉर्ज गैमो।
और जो फ्रांसिस क्रिक है, हमें पता है कि उन्होंने सेंट्रल डॉगमा दिया था। जो मोनोड है, उन्होंने लैक ऑपेरॉन के बारे में बताया था। ठीक है। अगर किसी को बेटा साइंटिस्ट के नाम नहीं याद है तो प्लीज आप याद करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है हमारे जेनेटिक्स के। और जो फ्रैंकलिन स्टेल और मेजल्सन है, उन्होंने बेटा डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है इसके बारे में प्रूफ दिए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोल रहा है अ पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद अ, सॉरी, was crossed with a red flower snapdragon plant. What type of phenotype are expected in the progeny? तो बेटा इसमें ये पूछा है कि जो पिंक कलर का जो स्नैपड्रैगन फ्लावर है, ठीक है, लेट्स से आर आर इज फॉर पिंक, राइट। अगर उसका क्रॉस करते हैं विद अ रेड फ्लावर, ठीक है, तो किस तरह का फिनोटाइप आएगा? तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको इस तरह से करें तो आपको पता चल जाएगा। प्लीज इग्नोर माई बैड हैंड राइटिंग। यस। चलिए, तो बताइए आर 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 आर, ठीक है, आर आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे किस तरह के फ्लावर आएंगे, रेड एज वेल एज पिंक फ्लावर्स आपको मिलेंगे। ये जो फिनोटाइप पूछा है बेटा, इसमें फिनोटाइप मतलब जो भी विजुअली आप देख सकते हो, जेनेटिक वाला नहीं पूछा है इसने। ठीक है। तो ये रेड दिखेंगे और ये पिंक दिखेंगे। ठीक है। तो दो तरह के फ्लावर दिख रहे हैं, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी है कि अगर पिंक फ्लावर को आप क्रॉस करोगे रेड फ्लावर के साथ तो आपको किस तरह के फिनोटाइप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रोजेनी में। ठीक है। तो आप इस तरह से पोनेट स्क्वायर बना के आप निकाल सकते हो। इट वॉज ऑल्सो वेरी इजी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैच दी फॉलोइंग। तो आप देख सकते हो मैच दी फॉलोइंग में दो लिस्ट दी हुई है, एक में साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, दूसरे में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं मेजल्सन एंड स्टाइल से। तो जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि बेटा इन्होंने क्या दिया था, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसके बारे में इन्होंने प्रूफ दिया था। हरगोविंद खुराना के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, इन्होंने जेनेटिक कोड का केमिकल मेथड बताया था। ठीक है। जॉर्ज गैमो ने आइडिया दिया था 4 to the power 3, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का होता है एक कोड। बट उसके बाद जो था उसका एविडेंशियल प्रूफ हरगोबिंद खुराना ने दिया था। उसके बाद जो बेटा जैकोब और मोनोड है, उन्होंने लैक्टोज का ओपेरॉन एक्सप्लेन किया था। ठीक है। और जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, उन्होंने बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था कि मतलब कैसे हीट किल्ड स्ट्रेन है फिर भी वो दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर रहा है वायरुलेंट में, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप देख सकते हो डी का 2, सी का 1 एंड बी का 4 और फिर ए का 3 हो जाएगा। तो इट्स करेक्ट आंसर शुड बी ए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आल्सो अबाउट मैच द फॉलोइंग। तो अब लिस्ट 1 में बेटा सारे प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और लिस्ट 2 में बताया गया है कि मतलब किस लोकेशन पे हैं ये प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम से। तो जो डाउन सिंड्रोम है, ये पता है जब एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है 21st क्रोमोसोम की तब होता है। लाइन फेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, जब एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है मेल्स में, एक्स एक्स वाई कैरियोटाइप हो जाता है तब होता है। ठीक है। तो ए का 3, बी का बेटा 2। तो यहीं से आपको पता चल गया है ना, अगर इन केस आप अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में कंफ्यूज हो रहे हो। थैलेसीमिया क्या होता है, इसमें जो हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है ना, वो अफेक्ट मतलब डिफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को एनीमिया की कंडीशन सफर करनी पड़ जाती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन की दो तरह की चेन होती है ना, अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन। तो अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है, बीटा थैलेसीमिया में बीटा वाली अफेक्ट होती है। तो जो अल्फा थैलेसीमिया है बेटा, वो क्या है, 16th क्रोमोसोम पे होता है, और जो बीटा थैलेसीमिया है वो 11th क्रोमोसोम पे होता है। इज इट क्लियर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज 1। नाउ अगेन वेरी इजी, ये भाई इसमें आपको पूछा है कि व्हाट वन विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट। तो अब ये टेम्पलेट दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि इसका आरएनए मतलब इसका क्या सीक्वेंस होगा इस गिवन टेम्पलेट का।
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अगर इस टेम्पलेट पे काम करेगा तो बेटा उसका क्या करेक्ट प्रोडक्ट होगा? तो भाई आरएनए पॉलीमरेज है, मींस इट इज सिंथेसाइजिंग आरएनए, राइट, एमआरएनए। तो भाई आपको पता होना चाहिए जो हमेशा याद रखिए, आरएनए में बेटा थाइमिन की जगह होता है क्या? यूरेसिल। एक चीज हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा? और ये 3-5 है, राइट। तो जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा? 5-3। चलो ठीक है, ये तो ठीक है, ये चारों ही ऑप्शन में सेम है। नाउ एडेनिन जो है वो थाइमिन के संग मैच करता है, और जो ए है वो टी के संग मैच करता है, राइट। तो क्या होना चाहिए? ए यू जी, ठीक है, यू ए सी सी जी। तो अब आप यहां से देख लो, AUGUA CCG, आई थिंक ये वाला है। हाँ, आंसर 3 विल बी दी करेक्ट वन, ठीक है। इस तरह से आप इसको डिकोड कर सकते हो। बस आपको थाइमिन की जगह यूरेसिल लाना है इस एमआरएनए में, और बाकी सबको मैच मतलब उससे करना है, जैसे कि एडिन 8T से होता है ना, यहाँ पे जी जो है वो बेटा ट्रिपल बॉन्ड सी से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थाइमिन की जगह बस यूरेसिल आ जाएगा, दैट्स। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, वो भी है मैच दी फॉलोइंग पर बेस्ड। तो लिस्ट वन में दिए हुए हैं कुछ एलिमेंट्स, और लिस्ट टू में भी दिए हुए हैं फैक्टर्स हैं, आरएनएज हैं। तो आपको मैच करना है कौन क्या काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3 की। तो बेटा जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो क्या करता है? जो टाटा बॉक्स है वो तो बेटा देखो प्रमोटर रीजन में होता है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया था। और जो टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन है, ये भी अभी हमने करा था कि रो फैक्टर आके इसको टर्मिनेट कर देते हैं, राइट। और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है, ठीक है, वो क्या करता है बेटा? सिंथेसिस करेगा आरएनए का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? टीआरएनए वगैरह आ जाएगा। तो पहले देखते हैं इसका डी का 2 इन दो में है, और फिर नेक्स्ट क्या है? बी का 3। तो जो बी का 3 है वो इसमें है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, आंसर 2 इज द करेक्ट। सो इस तरह से हम लोग एलिमिनेट करके भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप ये पूरा देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो, बी का 3, ए का 4। जैसे कि मैंने बताया कि ये टीआरएनए वगैरह को सिंथेसाइज करेगा, स्प्लाइसिंग ये होगा एसएनआरपीस के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फ्लो चार्ट है सेंट्रल डॉग्मा का, ये भी बहुत इजी है बेटा, ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। तो जो डीएनए है ऑब्वियसली वो अपने आप में रेप्लिकेट करेगा, तो जो ए है वो रेप्लिकेशन हो जाएगा, बी जो है बेटा वो ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जो सी है वो ट्रांसलेशन होगा, एंड डी ट्रांसलेशन के बाद हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे प्रोटीन मिलेगा, राइट। सो आंसर 3 विल बी द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लिटिल बिट ट्रिकी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? तो भाई इसमें से बताना है कि कौन सा जो है नहीं चाहिए होता है। अब देखो, एमआरएनए भी प्रोटीन बनाता है अल्टीमेटली, टीआरएनए भी ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, लेके आता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। आरआरएनए भी कैटेलिटिक में कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसके पास, तो ये भी समहाउ हेल्प करता है। बट ये जो है साइलेंसिंग आरएनए जो है, ये आरएनए इंटरफेरेंस में काम करता है, सो इट्स करेक्ट आंसर शुड बी आंसर 4। अब देखिए, इसके बारे में आप बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट में काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो मैं अभी यहाँ पे इसको नहीं डिस्कस करूंगी इतना ज्यादा डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल काइंड ऑफ चीज दी हुई है। अब बेटा देखो, डरो मत, बहुत इजी है। क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि एडेनाइन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इन्होंने एडेनाइन का परसेंटेज बता दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन? तो देखो भाई, एक हमें पता चल गया 30%। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है? अब हमें यहाँ पे लगाना है चारगाफ्स रूल, ठीक है। जो इरविन चारगाफ रूल है वो हमें लगाना है। हमें पता है जो एडेनिन है वो बेटा थाइमिन के संग मैच करता है, ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ मैच करता है। तो अगर एडेनिन 30% है तो ऑब्वियसली उसका रेशियो भी सेम ही होगा, राइट। तो थाइमिन शुड बी 30, ठीक है। तो बोथ A प्लस टी कितना बनाएंगे?
60 बनाएंगे, ठीक है, तो 100 - 60 कितना होगा? 40% हुआ, ठीक है, तो 40% ये किसके लिए होगा? जी प्लस सी के लिए होगा, राइट, जी प्लस सी के लिए ही तो होगा भाई, बचा हुआ रेशियो A+D। 60 हो गया, बाकी बचा हुआ G+D बना रहे हैं, तो ये दोनों 20-20 बना देंगे, ठीक है। तो यहां से कौन सा करेक्ट हो गया बताइए? आंसर 3 विल बी दी करेक्ट वन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटेलाइज इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब भाई अगर आप लोगों का ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज बेटा जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट खोलिए और ट्रांसक्रिप्शन वाली वीडियो को देखिए। वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही एंजाइम लगता है जो कि पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है, बट यूकैरियोट्स में काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स भी 3 तरह के लगते हैं जो कि अलग अलग तरह के आरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं, बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है, एक ही एंजाइम से काम चल जाता है। तो वो जो एंजाइम है वो कौन सा होगा बेटा? डीएनए पॉलीमरेज तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो इट शुड बी आरएनए पॉलीमरेज, राइट। सो इट्स करेक्ट आंसर शुड बी 2। जो डीएनए लाइगेज होता है बेटा वो तो जोड़ता है डीएनए को, एक दूसरे से चिपकाता है, ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको करता है ना, जब सिंथेसिस होता है डीएनए का, रेप्लिकेशन जब होता है, डीएनएजेस क्या होते हैं बेटा? ये भी डीएनए को क्लीव करते हैं। सो आंसर 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, इट्स करेक्ट आंसर शुड बी आंसर 2। नाउ देयर इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है, इसमें कोडोन के बारे में बात की है, तो आप चले जाओ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। आ, तो यहाँ पे दिया है बेटा जो कोडोन है AUG, सॉरी जेनेटिक कोड्स पे चले जाओ, जेनेटिक कोड वाली वीडियो को रिवाइज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो AUG है वो मिथायोनिन के लिए कोड करता है, चलो यहाँ पे सही बात की। एंड फिनाइल एलेनिन, नो बेटा, फिनाइल एलेनिन के लिए नहीं कोड करता, AUG मिथायोनिन के लिए कोड करता है, एक्ट एज अ इनिशिएटर, ठीक है। अब बात करते हैं AAA एंड AAG बोथ कोडोन कोड फॉर अमाइनो एसिड लाइसिन। ये देखो बेटा ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है और जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है, ठीक है। ये इनकरेक्ट है और 2 ठीक है। आप चाहो तो आप ये कोडोन वाली टेबल भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लाइसिन का AAA एंड AAG। तो देखो AUG तो ये रहा, ठीक है। अब AAA और AAG आप देख सकते हो लाइसिन के लिए कोड करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अगेन यार वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पे मैंने समराइज करके भी लिखा है, जो पॉलीमरेज 3 है वो SNRNA, tRNA, 5S RNA को ट्रांसक्राइब करते हैं, और जो पॉलीमरेज 2 है वो HNRNA, और पॉलीमरेज 1 जो है वो बेटा RNA को करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आंसर 2। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन वेरी इजी बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट साइंटिस्ट नेम। अब देखिए जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका नाम आपको याद करना ही है, क्योंकि पूछ लिया जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे पूछे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ measure of the distance between genes to map their position on chromosome was used for the first time by। तो भाई इन्होंने बेसिकली पूछा है कि जो जीन मैपिंग होती है, ठीक है, या मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालना होता है बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम, तो मतलब वो ये सब चीजें सबसे पहले किसने करी थी? तो मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा, जो मॉर्गन है उन्होंने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, राइट। उनके ही स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टर्टवर्थ, जिन्होंने ये जीन मैपिंग और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ये सब चीजें करी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अबाउट लाइन-फेल्टर सिंड्रोम। सो द डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडन डाउन। तो बेटा लाइन फेल्टर सिंड्रोम तो
नहीं किया था इन्होंने, इन्होंने तो डाउन सिंड्रोम किया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, ठीक है। हाउएवर द फेमाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सपेक्ट, यस। बेटा इसमें गायनेकोमैस्टिया हो जाता है, मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी हो जाता है, ठीक है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट सेचर्ड, नहीं बेटा, ये भी नहीं होता, रिटार्डेड भी नहीं होता है। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, ठीक है। तो जो बी और ई है यही करेक्ट स्टेटमेंट है। लाइन फेल्टर सिंड्रोम में बेटा अ, ये फेमाइन डेवलपमेंट भी, फेमाइन फीचर्स भी आ जाते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और वो इंडिविजुअल्स स्टेराइल होते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देना चाहूंगी एंड वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी रियली हेल्पफुल टू यू इन योर प्रिपरेशन। और अगर किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपकी स्टडीज में हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड यस वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।